Your life, sir. नमस्कार बच्चों, मैं राकेश डुबरिया। आज हम छायावाद पढ़ेंगे। छायावाद बच्चों, छायावाद का समय 1918 से 1936 तक माना जाता है। छायावाद 1918 से 1900 ईस्वी तक चला हिंदी कविता का प्रसिद्ध आंदोलन है। इसमें 4 कवि प्रमुख रूप से शामिल हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इस आंदोलन के मूल्यांकन को लेकर इतना विवाद है कि कुछ लोग इसे आधुनिक काल का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसे आधुनिक काल का स्वर्ण युग कहते हैं। तो कुछ की निगाहों में यह अपनी सामाजिक समस्याओं से कटा हुआ आंदोलन है, जिसके कारण विशेष सम्मान का पात्र नहीं है। लंबे समय तक विवादों में रहने के बाद हिंदी समीक्षकों की औसत राय यही है कि छायावाद अपने साहित्य, अपने समय के दायित्वों को गंभीर और सूक्ष्म स्तर पर निभाने वाला आंदोलन था। यह निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य की महान उपलब्धि है। छायावाद की उपयुक्त समझ के लिए यह जानना जरूरी है कि छायावाद एक स्थिर आंदोलन न होकर अपनी प्रकृति में विकसनशील आंदोलन था। 1918 के आसपास इन कवियों ने जैसी भावप्रवण कविताएं लिखी, वे उन कविताओं से काफी अलग है जो यही कवि, बच्चों ध्यान दो, जो 1918 के आसपास उन्होंने जो कविता लिखी और यही कवि 1930 और 36 के दौर में लिख रहे थे। इसलिए छायावाद के मूल्यांकन में यह द्वंद यह हमेशा रहेगा कि किस दौर की कविताओं को आधार बनाकर निष्कर्ष निकाले। बेहतर यही होगा कि कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले हम यह जांच ले कि हमारे उदाहरण सिर्फ प्रारंभिक दौर की कविताओं के तो नहीं है। अब हम छायावाद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। छायावाद से तात्पर्य, छायावाद शब्द के अर्थ के संबंध में विभिन्न विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है और छायावाद की परिभाषा को लेकर भी कोई एक मत नहीं है। इस शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे है, जिन्होंने अपने निबंधों में छायावाद की 5 विशेषताओं का वर्णन किया है। बच्चों, आप चाहो तो ये 5 विशेषताएं लिख सकते हैं। मुकुटधर पांडे ने अपने निबंधों में छायावाद की 5 विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला है वैयक्तिकता, दूसरा है स्वतंत्र चेतना, तीसरा है रहस्यवादिता, चौथा है शैलीगत वैशिष्ट्य, पांचवा है अस्पष्टता। आगे चलकर विभिन्न विद्वानों ने छायावाद की अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं, परिभाषाएं प्रस्तुत की। कई विद्वानों ने यह संकेत दिया कि छायावाद का संबंध किसी प्रतीकात्मकता या रहस्यवाद के काव्य से है। किसी प्रतीकात्मकता या रहस्यवाद काव्य से है। यह संकेत मुकुटधर पांडे की व्याख्या में भी था, आगे भी बना रहा। उदाहरण के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद की व्याख्या एक अनोखे ही अंदाज में की है।
उन्होंने कहा, छायावाद से लोगों का मतलब क्या मतलब है? छायावाद से लोगों का क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आता। शायद उनका मतलब है किसी कविता के भावों की छाया, बच्चों ध्यान दो, किसी कविता के भावों की छाया, किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। आगे हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी छायावाद के प्रति सकारात्मक नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह स्वतंत्रतावाद की स्वच्छ और प्रांजल धारा के विकास को छायावादी कवियों ने अपनी रहस्यवादी और प्रतीकवादी काव्य के माध्यम से रोक दिया। मतलब कहने का तात्पर्य था कि जो स्वतंत्रतावादी धारा चल रही थी उसे छायावादी कवियों ने अपनी रहस्यवादी और प्रतीकवादी काव्य के माध्यम से रोक दिया। उन्होंने छायावाद की व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की व्याख्या रहस्यवाद और प्रतीकवाद के रूप में की और उसे हिंदी साहित्य में नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में देखा। तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद कुछ समीक्षकों ने छायावाद को सकारात्मक नजरिए से देखा और सकारात्मक रूप से व्याख्या करने की कोशिश की। उनमें सर्वप्रथम हमें शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद को, बच्चों ध्यान दो, शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद को गांधीवाद के साहित्यिक संस्करण के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की। क्योंकि बच्चों ध्यान दो, उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और गांधी अपने आंदोलनों के जरिए देश के स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। अब हम देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद के नाम के प्रति अरुचि जाहिर की और कहा, छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से स्वीकारनीय हो सका। छायावाद केवल चल पड़ने के दौर से स्वीकारनीय हो सका। नहीं तो इस श्रेणी की कविता को प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। बहुत दिनों तक इस काव्य का उपहास किया गया और बाद में भी इसे या तो चित्र भाषा शैली, बच्चों ध्यान दो, चित्र भाषा शैली या प्रतीक पद्धति के रूप में माना या फिर रहस्यवाद के अर्थ में माना। छायावादी कविता बाह्य इंद्रिय बोध तथा चेतन मन की सीमाओं को पार कर अचेतन के रहस्य लोक में पहुंचती है और जाने अनजाने में उसका मर्मोद्घाटन भी करती है। यह तो थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या। अब हम देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बारे में क्या कहा। नंद दुलारे वाजपेयी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की छायावाद संबंधी धारणाओं को गंभीर टक्कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया, छायावाद और रहस्यवाद पर्यायवाची नहीं है। छायावाद का एक अंश भले ही रहस्यवादी हो, परंतु छायावाद की वास्तविक पहचान उस अंश से होती है। बच्चों ध्यान दो, छायावादी की पहचान उस अंश से होती है जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रश्नों से जूझ रहा था। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि छायावाद में जो रहस्यवाद है वह भी मध्ययुगीन रहस्यवाद से काफी अलग है। इसी प्रकार हम देखें तो स्वच्छंदतावादी
समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की सकारात्मक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। बच्चों इसको नोट कर सकते हो, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल माने बड़ा। इसी प्रकार डॉक्टर नामवर सिंह ने मार्क्सवादी व्याख्या की, किंतु उन्होंने छायावाद की व्याख्या भी एक अलग नए अंदाज में की। उनसे पहले मार्क्सवादी समीक्षक प्राय छायावाद को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं थे, किंतु डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद ने इस आंदोलन को समझने का एक नया नजरिया प्रस्तुत किया। सार यह है, इस पुस्तक का सार यह है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से मुक्ति। अब बच्चों हम छायावाद के उदय के कारण और परिस्थितियां जानने का प्रयास करेंगे। छायावाद के उदय के कारण और परिस्थितियां। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध में 1918 की बात, हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति का उदय हो रहा था, जो अपने पूर्ववर्ती काव्य प्रवृत्तियों से ही नहीं बल्कि द्विवेदी युग की वस्तुवादी और नैतिकतावादी दृष्टि से भी भिन्न थी। ऐसी उदित होती नई प्रवृत्ति जिसे स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म कहा जाता है, ने छायावाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। यह वही काव्यधारा है जिसे द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक के नेतृत्व में कई कवि चला रहे थे और मनुष्य और कवि की स्वच्छंदता पर बल दे रहे थे। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की राय में छायावाद स्वच्छंदतावाद का विकास नहीं बल्कि उसके विकास में थोड़ा या अवरोध साबित करने वाला साबित हुआ। लेकिन वर्तमान हिंदी समीक्षा की राय यही रही कि छायावादी स्वच्छंदतावाद का ही अगला चरण है। छायावाद स्वच्छंदतावाद का ही अगला चरण है। इस राय को पहली बार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रखा और वर्तमान में इस पर प्राय सबकी सहमति कायम हो चुकी है। पुनर्जागरण से प्रेरित यूरोप के स्वच्छंदतावादी साहित्यिक आंदोलन ने भारतीय मध्यम वर्ग की सोच और संवेदना को नया धरातल दिया। मुक्ति की जैसी इच्छा और छटपटाहट का मध्यम वर्ग इस समय महसूस कर रहा था। बच्चों ध्यान देने की कोशिश करो कि पुनर्जागरण से प्रेरित यूरोप के स्वच्छंदतावादी साहित्य आंदोलन ने भारतीय मध्यम वर्ग की सोच और संवेदना को धरातल दिया। जैसा कि हमने पहले कहा था कि आधुनिक काल की मूल जो विचारधारा थी वह मध्यम वर्ग में थी। मुक्ति की जैसी इच्छा और छटपटाहट भारत का मध्यम वर्ग इस समय महसूस कर रहा था, वैसी ही भावना तत्कालीन यूरोपीय समाज में मौजूद थी। इसलिए स्वाभाविक था कि नए कवि उनके काव्य से प्रेरणा लेते। किट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और शेली
आदि रोमांटिक कवियों ने काव्य और उनके लेखन ने उन्हें सोचने समझने का एक नया धरातल प्रदान किया। किट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ आदि रोमांटिक कवियों ने एक नया सोचने समझने का धरातल प्रदान किया। इस काल की सामाजिक क्रांति परिस्थितियों ने भी छायावाद के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध ने साम्राज्यवाद के समूचे ढांचे पर स्थायी और जबरदस्त प्रहार किया। 1917 की रूसी क्रांति ने भी संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव जमाया। भारत में भी इसी दौर में जन आंदोलनों का सूत्रपात शुरू हुआ। इससे पहले तक भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो असंतोष था वह केवल चिट्ठियों में, आंदोलनों और लेखकों में ही अभिव्यक्त होता रहा। 1916 में गांधी जी के आगमन के साथ ही कांग्रेस का आंदोलन शहर के उच्च शिक्षित वर्ग से निकलकर गरीब, किसान और मजदूरों में भी फैल गया। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता चेतना को पूरे देश में फैला दिया। 1928 और 31 के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण भी संपन्न हो जाता है, जिसने जनता विशेषकर युवा मध्य वर्ग को अपनी पहचान स्थापित की। इन सब घटनाओं के कारण यह भावना प्रबल होने लगी कि केवल स्वतंत्रता और मुक्ति ही एकमात्र लक्ष्य हो सकता है। दासता से मुक्ति की यह भावना इतनी प्रबल हो रही थी कि ये केवल राजनीति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्राचीन रूढ़ियों, मान्यताओं और रीति रिवाजों से मुक्ति की कामना के रूप में भी उभर रही थी। इसी सूक्ष्म स्वतंत्रता चेतना की अभिव्यक्ति छायावाद के रूप में हुई। अब बच्चों, हम छायावाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, ये जो एसओएल का जो स्टडी मटेरियल है ना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप उसकी सहायता लेके पढ़ सकते हैं। और एक आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। फिर भी अगर आगे देखना हो तो मैं डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास देखना पड़ेगा। तो बच्चों, मिला जुला रूप है, आप थोड़ा समझने का प्रयास करो, ये मटेरियल आपको कहीं भी मिल जाएगा। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में हम देखें, अगर हम देखें, पहला देखें तो हम स्वतंत्र चेतना, मतलब छायावादी काव्य में हमें स्वतंत्र चेतना विद्यमान नजर आती है। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने की। यह स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मांग नहीं, वरन एक जीवन मूल्य है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। पंत ने मानव मुक्ति एवं विश्व मुक्ति की कल्पना की। पंत ने मानव मुक्ति और विश्व मुक्ति की कल्पना की है। इस समय भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था, जिसने यथास्थितिवाद का विरोध किया और परिवर्तन की
मान की। निराला की कुछ पंक्तियों का उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं। तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जल धारा, अर्थात स्वतंत्र चेतना। आगे देखते हैं व्यक्तिकता। छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति स्वतंत्रता, व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कल्पना करता है। छायावादी युग में पहली बार कवि ने स्वतंत्र होकर स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया। स्वतंत्र होकर स्वयं की घटनाओं के जीवन का वर्णन किया। महादेवी ने कहा कि महादेवी वर्मा ने कहा कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। निराला व महादेवी की कुछ पंक्तियों से हम समझ सकते हैं। निराला जी कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इसी प्रकार महादेवी वर्मा कहती हैं, मैं नीर बही दुखी बदला, मैं नीर बही दुखी बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होना। अर्थात व्यक्तित्व व्यक्तिकता की भावना। अगर हम देखें तो अगला है अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावादी कवियों का दावा है कि कविता विचारों या तथ्यों से नहीं वरन आत्मानुभूति की होती है। प्रसाद का भी मानना था कि कविता में स्वानुभूति की विवृत्ति होती है। पंत जी कहते हैं, पंत जी कहते हैं, वियोगी होगा पहला, वियोगी होगा पहला कवि, आग से उपजा होगा ज्ञान। निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अजान। आगे है जिज्ञासा। छायावादी कवियों ने अपनी कविता में दिए हुए सत्यों को तर्कों के आधार पर विरोध किया तथा अपने सत्य खोजने का प्रयास किया। इस जिज्ञासा ने उन्हें कल्पनाशील बनाया है। अपनी कहा, कल्पना जीवन का प्राण है। जब उत्तर शास्त्रों में, उन्होंने कहा, जब उत्तर शास्त्रों में नहीं मिलते तो वह कल्पना में ढूंढे जाते हैं। इसलिए कवि कल्पना की करते हैं। वह कहते हैं, सुंदर है, जगत मधुर कितना होता। आगे है वेदना की विपत्ति। छायावादी कविता वेदना से भरी हुई, पर ये बच्चों ये ध्यान दो, पर ये वेदना पीड़ा नहीं देती बल्कि काम में और सुंदर है। ऐसा लगे कि कभी उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब व्यक्ति कल्पना को, जब व्यक्ति स्वाधीन होकर विकल्पों का चयन करता है तो कभी कभी उसे दुख होना भी स्वाभाविक लगता है। लेकिन यह दुख लेकिन यह दुख अर्जित होने के कारण सुखात्मक ही लगता है। महादेवी वर्मा लिखती हैं, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ, अर्थात विरह में डूबी हुई हूँ। अगला है प्रेमानुभूति। छायावादी
अगला है प्रेमानुभूति। छायावादी कविता का मुख्य आधार प्रेमानुभूति है, अर्थात प्रेम की अनुभूति। इस प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। प्रणय क्षेत्र में वह मानसिक भावनाओं, आवेशों, निराशा, पीड़ा, स्मृति आदि का चित्रण है। विरह का विस्तृत विरह का चित्रण प्रसाद रचित आंसू कविता में हमें मिलता है। यहाँ प्रेम अश्लीली है, भोगवादी नहीं। यहाँ प्रेम में नारी, देवी, माँ, सहचरी प्राण है। यहाँ प्रेम में उपलब्धि की चाह नहीं, बल्कि समर्पण का भाव है। प्रसाद अपनी पंक्तियों में कहते हैं, पागल रे वह मिलता है कब, पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। आगे है सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों ने सौंदर्य चेतना, छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार और विशाल है। उसमें मानव, प्रकृति और भाव के गहरे लोक समाहित है। कल्पना सौंदर्य कल्पना सौंदर्य को वह कल्पना सौंदर्य को मुखरित करती है। छायावाद सौंदर्य की चित्रशाला है, जिसमें मानव सौंदर्य सर्वोच्च रूप पर प्रतिष्ठित है। पंथ ने अपनी पंक्तियों के उदाहरण स्वरूप कहा है, सुंदर है सुमन बिहग सुंदर, सुंदर है सुमन बिहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसी प्रकार प्रसाद जी, नारी का सौंदर्य नग्नता का नहीं वरन पूर्णता का है। वह कहते हैं, तुम कनक किरण के अंतराल में, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते क्यों, लुक छुप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। छायावाद के सुकुमार कवि पंत की कुछ पंक्तियों में भी नारी का सौंदर्य सुकुमार है तथा सौम्य और पवित्र है। उनकी पंक्तियां, तुम्हारे छूने में भी था प्राण, तुम्हारे छूने में भी था प्राण, संग है पावन गंगा स्नान। इसी प्रकार सरल बोहों में था आकाश, सरल बोहों में था आकाश, आस में सेसव का संसार। आगे है प्रकृति चित्रण। छायावाद में प्रकृति चित्रण इस तरह समाई हुई है कि छायावादी से कभी इससे अलग करना संभव नहीं है। छायावादी सौंदर्य प्रकृति में के अभाव में प्राण, छायावादी प्रकृति सौंदर्य के अभाव में प्राणहीन हो जाती है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण दूती रहस्यवाद में विशद रूप से चित्रित हुआ है। प्रकृति की गोद में विश्राम करते हुए कवि प्रकृति की गोद में विश्राम करते कवि पर आलोचकों ने पलायनवाद का आरोप भी लगाया है। मानवीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार है, मेघमय आसमान से उतर रही है, मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी, संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 धीरे। अगला है राष्ट्रीय स्वर। छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। उन पर तत्कालीन आंदोलनों और राष्ट्रीय लहर का प्रभाव भी है। यह आंदोलन
यह स्वाधीनता आंदोलन का रोज रोज नामचा नहीं लिखता, वरन उसमें छुपे हुए मूल्यों की कालजयी प्रस्तुति करता है। इसके काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग हुआ है। राष्ट्र के गौरवमयी अतीत पर ये गर्व करते हैं। अरुणी प्रसाद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जहां पहुंचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इनके काव्य की मूल संवेदना, मूल चेतना ही स्वतंत्रता है, जिसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई है। निराला की राम की शक्ति पूजा इसका एक प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। निराला कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजा। बच्चों हम देखते हैं छायावाद और रहस्यवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि छायावाद पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह रहस्यवाद है। तो हम छायावाद और रहस्यवाद को समझने का प्रयास करते हुए ये जानेंगे कि छायावाद में रहस्यवाद का क्या संबंध है। छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि यह कविता अपने बहुलांश में रहस्यवाद का ही एक रूप है। इस संबंध में हिंदी समीक्षा में दो विवाद प्रमुख रूप से हैं। पहला है कि क्या छायावाद को रहस्यवाद कहा जा सकता है। पहला है, क्या छायावाद को रहस्यवाद कहा जा सकता है। दूसरा, क्या यह रहस्यवाद मध्ययुगीन रहस्यवाद है जो भक्ति काल में दिखाई देता है। रहस्यवाद वह तीव्र भावात्मक संबंध है जो किसी अव्यक्त या अज्ञात सत्ता के प्रति पैदा होता है। अव्यक्त या अज्ञात सत्ता के प्रति पैदा होता है। रहस्यवादी व्यक्ति, रहस्यवादी अपने अमूर्त प्रिय के विरह में भी बेचैनी महसूस करता है तथा मिलन की तीव्र उत्कंठा भी उसे उद्वेलित करती है। छायावाद में कई कविताएं दिखाई देती हैं, इनमें किसी न किसी रूप में रहस्य रहस्यात्मकता या खुलापन मौजूद है। इसके बावजूद यह कहना ठीक नहीं कि छायावाद व रहस्यवाद परस्पर पर्यायवाची है। छायावादी काव्य का एक अंश ही रहस्यवात्मक है, जो महादेवी और पंत के काव्य में मिलता है। देखो बच्चों ध्यान दो, छायावाद काव्य का एक अंश ही रहस्यवाद है जो महादेवी और पंत के काव्य में मिलता है। महादेवी की कुछ पंक्तियां को समझने का प्रयास करेंगे। अपने इस सूनेपन की मैं हूं रानी मतवाली, अपने इस सूनेपन की रानी
मैं हूँ रानी मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दिवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दिवाली। दूसरी ओर छायावाद का एक पक्ष ऐसा भी है जो रहस्यात्मकता नहीं है। यदि हम छायावाद को रहस्यवाद का समानार्थी मान लेंगे तो सरोस्मृति, राम की शब्द की पूजा और कामायनी जैसी महान रचनाओं को छायावाद की परिधि से बाहर करना होगा, जो छायावाद के लिए अपूरणीय क्षति होगी। विवाद का दूसरा पक्ष यह है कि छायावादी रहस्यवाद मध्ययुगीन है या आधुनिक। मध्ययुगीन छायावाद ईश्वर, मध्ययुगीन छायावाद ईश्वर या अज्ञात सत्ता के प्रति उन्मुख होता है। संप्रदाय विशेष की विचारधारा पर, संप्रदाय विशेष की विचारधारा पर आधारित है। इसमें साधक के मन में प्राय दीनता का भाव बना रहता है तथा वह किसी निश्चित साधना पद्धति पर आधारित होता है। इस दृष्टि से देखें तो छायावाद का रहस्यवाद किसी भी प्रकार मध्यकालीन नहीं ठहरता। महादेवी वर्मा के कुछ गीतों में महादेवी वर्मा के कुछ गीतों में ईश्वर के प्रति रहस्यवाद का भाव दिखाई देता है, पर छायावादी रहस्यवाद मध्यकालीन रहस्यवाद नहीं है। छायावाद के ये अंश अलौकिक और आध्यात्मिक होकर भी मध्ययुगीन नहीं है, क्योंकि इसमें दीनता का भाव, साधना का आग्रह और सांप्रदायिक विचारधारा का भाव हमें नजर नहीं आता। महादेवी वर्मा कहती है, जब असीम से हो जाएगा, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तब देव अमरता, देखोगे तब देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। छायावादी रहस्यवाद का मुख्य छायावादी रहस्यवाद का मुख्य अंश लौकिक है। यह रहस्यात्मकता मूलतः दो कारणों से उपजी नजर आती है। पहली है, इन कवियों ने प्रचलित सामाजिक परंपराओं का निषेध किया, किंतु इनके कुछ ठोस विकल्पों का निर्माण यह नहीं कर सके। ऐसे में तीव्र जिज्ञासा उन्हें प्रश्नातुर बनाती है और समाधानों का अभाव उन्हें रहस्यवादी बनाता है। दूसरा, छायावादी कवि प्रेम सहित अपने व्यक्तित्व के सभी पक्षों को व्यक्त करना चाहता है। महादेवी के शब्दों में वह अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। किंतु समाज का रूढ़िवादी ढांचा उन्हें वैयक्तिक भाव की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए मौका नहीं देता। ऐसे में वह रहस्यवाद जन्म लेता है, जिसका उद्गम स्रोत आध्यात्मिक न होकर समाज है। यह रहस्यवाद महादेवी वर्मा की उन कविताओं में सबसे अधिक नजर आता है, क्योंकि महादेवी वर्मा नारी होने के कारण उन पर सामाजिक दबाव सर्वाधिक मिलता है। यह निराला में सबसे कम है, क्योंकि वह न केवल पुरुष है बल्कि
निडर होने के कारण व्यक्तित्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति में भी परेशानी भी महसूस नहीं करते। महादेवी वर्मा कहती है, प्रिय सखी में खो गया, प्रिय, क्षमा करना, महादेवी वर्मा कहती है, प्रिय मुझी में खो गया, अब दूत को किस देश भेजूं, अब दूत को किस देश भेजूं, पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की पीड़ा, पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। छायावाद में कहीं कहीं हमें साधनात्मक रहस्यवाद की भी गूंज दिखाई देती है। बच्चों, हमने भक्ति काल में पढ़ा था कि साधनात्मक रहस्यवाद जो साधना पर आधारित होता है। साधनात्मक रहस्यवाद, रहस्यवाद गोरखनाथ की नाथ परंपरा से विकसित होता हुआ रहस्यवाद है। इसमें अंत साधना के माध्यम से, आंतरिक साधनाओं के माध्यम से तट चक्र भेदन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह ध्यान देने की बात है कि छायावाद में यह रहस्यवाद सिर्फ प्रतीकात्मक अर्थ में ही है, जिसका कोई विशेष महत्व छायावाद में नजर नहीं आता। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा की निम्न पंक्तियों में इसका संकेत हमें देखने को मिलता है। क्रम क्रम में हुए पार राघव पंच दिवस, क्रम क्रम में हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्तल। निष्कर्ष रे हम यह कह सकते हैं कि छायावाद व रहस्यवाद के संबंधों में के विषय में यही कहा जा सकता है कि छायावादी कविता का एक अंश ही रहस्यवादी है, न कि संपूर्ण छायावाद। जो अंश रहस्यवादी है उसका एक पक्ष अलौकिक रहस्यवाद है, किंतु वह मध्ययुगीन रहस्यवाद की अन्य विशेषताओं को धारण नहीं करता, और जो शेष अंश है वह अपनी विषय वस्तु और चेतना दोनों इसी ही स्तर पर आधुनिक है। उसका या तो जन्म अतिशय जिज्ञासा से हुआ या सामाजिक दबाव से। अब बच्चों, हम देखते हैं छायावाद की राष्ट्रीय चेतना, बड़ा महत्वपूर्ण है। छायावाद की राष्ट्रीय चेतना, छायावादी कवियों पर यह आरोप लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन के सघन काल में रचे जाने के बावजूद यह काव्य राष्ट्रीय चेतना से कटा हुआ नजर आता है। छायावादी कविता को स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है, किंतु गहन विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि अपने समय के यह काव्य अपने समय के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय संदर्भों को ही धारण नहीं करता, बल्कि उनकी प्रगति में यथासंभव योगदान देता है। कोई भी कविता अपने समकालीन यथार्थ से कई स्तरों पर संबंध स्थापित कर सकती है। कुछ कविताएं ऐसी होती है जो अपने समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करके इतिहास बोध का परिचय देती है। घटनाओं के वर्णन से हमें यह प्रतीत होता है कि
कविता अपने समय से जुड़ी हुई है। दूसरी ओर कुछ कविताएं ऐसी होती है जो अपने समय की, बच्चों ध्यान दो, जो अपने कुछ कविताएं ऐसी होती है जो अपने समय की घटनाओं का रोज नामचा नहीं लिखती, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक सत्यों का गहरा विश्लेषण करती है। ऐसी कविताएं हमें बाहरी कलेवर में समाज से जुड़ी हुई नजर नहीं आती, पर वास्तव में समाज के साथ उनका गहरा संबंध होता है। छायावादी कविता इसी प्रकार से अपने राष्ट्र समाज से जुड़ी हुई है। छायावाद में जागरण शब्द का प्रयोग सभी कवियों ने अनेक संदर्भों में किया है। यह जागरण सूक्ष्म रूप से सांस्कृतिक नव जागरण और राष्ट्रीय राजनीतिक जागरण ही है। प्रसाद अपनी कविता में कहते हैं, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी तो निराला कहते हैं, जागो फिर एक बार तो निराला कहते हैं, जागो फिर एक बार। और महादेवी वर्मा कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। छायावादी काव्य राष्ट्रीय जागरण की मूल चुनौतियों को गहराई से समझता है। जिस देश में सदियों की पराधीनता के कारण जाति एवं सांस्कृतिक स्वाभिमान नष्ट हो चुका हो, वहां जागरण की पहली शर्त राष्ट्रीय स्वाभिमान की उत्पत्ति है। छायावादी कवि भारत के अतीत से रचनात्मक ऊर्जा ग्रहण करके वर्तमान संघर्षों से जूझना चाहते हैं। अतः अतीत की महानता का वर्णन के यहाँ कई बिंदुओं पर नजर आता है। निराला व प्रसाद में हमें यह नजर आता है। निराला कहते हैं, पश्चिम की उक्ति नहीं, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। अर्थात अतीत की महानता का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में किया। इसी प्रकार प्रसाद कहते हैं, पश्चिम की उक्ति नहीं, पश्चिम की उक्ति नहीं, क्षमा करना, किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि यही। छायावादी कवि इस बात को बखूबी समझते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जुझारू मन स्थिति का होना आवश्यक है। यह कविता के माध्यम से राष्ट्रीय समस्याओं का केवल विश्लेषण ही नहीं करते, बल्कि जुझारू मानसिकता के विकास का प्रयत्न भी करते हैं। जिस तरह द्विवेदी युग में भारत भारती ने पूरे राष्ट्र में सांस्कृतिक ऊर्जा को जन्म दिया था, वैसे ही छायावाद की कविताएं भी जन सामान्य में जोश और उमंग पैदा करती है। प्रसाद लिखते हैं, हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां अनजान क्षितिज को मिलता, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। छायावादी कविता अपने समय से कुछ
ऐसे स्तरों पर से भी जुड़ी है जो साधारण कविताओं के लिए संभव नहीं होता। कविता अपने समय की घटनाओं का वर्णन करे, यह कविता की सामाजिक दायित्वशीलता का एकमात्र पक्ष है। छायावादी कविता इससे आगे बढ़कर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समस्याओं के नए समाधान को प्रस्तुत करती हुई में नजर आती है। यह अपने समाज की निष्क्रिय तस्वीरों को ही नहीं खींचती, बल्कि समाज के लिए वांछनीय परिवर्तनों के स्तर पर भी सक्रिय होती है। अगर हम राम की शक्ति पूजा की मूल समस्या देखें तो यही है कि 1936 में भारत में अहिंसात्मक शक्ति निरर्थक प्रतीत होने लगी थी। स्वाधीनता के संघर्ष में नए विकल्प के तौर पर निराला सुझाते हैं। वह कहते हैं राम की शक्ति पूजा के एक उदाहरण के द्वारा, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध न हो रघुनंदन। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकेगा त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। छायावाद की राष्ट्रीय चेतना अपने अंतिम स्तर पर केवल राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि संपूर्ण मानवता के स्तर पर सक्रिय हो जाती है। ये भारतीय चिंतन दृष्टि वही धारणा है जिसमें राष्ट्रीय हितों और वैश्विक हितों को परस्पर विपरीत नहीं बल्कि संगत सत्यों के रूप में वसुधैव कुटुंबकम कहकर व्याख्यायित किया जाता है। इस चेतना से युक्त छायावादी कवि कहता है, औरों को हंसते देखो मनु, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। छायावाद के 4 प्रमुख कवि प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन। महादेवी वर्मा ये छायावाद की प्रतिनिधि कवि थी। अपनी मार्मिकता, आत्मीयता और चित्रात्मकता के कारण उनके गीत छायावाद की विशिष्ट नीति। उनके कई काव्य संग्रह हैं जिनमें निहार, रश्मि, सांध्य गीत और देवसिका शामिल है। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद कवि के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ नाटककार, कथाकार तथा निबंधकार भी है। उनकी रचनाओं में झरना, आंसू, लहर आदि प्रमुख है। इसी प्रकार सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला को देखें, तो वह हमें अपने व्यक्तित्व से बाकी छायावादी कवियों से भिन्न नजर आते हैं। क्रांतिकारी एवं विद्रोही तत्वों से निर्मित अपने व्यक्तित्व के कारण वह अलग है। उनके काव्य संग्रह में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, बेला, नए पत्ते आदि प्रमुख है। उनकी पहली कविता जुई की कली है, जो 1916 में प्रकाशित हुई। सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है। कविता उनकी कविता करने की प्रेरणा सुमित्रानंद पंत कहते हैं, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुमायूं प्रदेश को है। मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई समस्या हो, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो, कुछ भी हो, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है।